एक एक करके भारत के अंदर हर खतरे को खत्म करना जरूरी है। और एक बड़ा खतरा जिसके बारे में कर्नल रैना ने कल ट्वीट भी किया था, उस्मान ठुक गया। ये जो बार बार कोशिश होती है जम्मू कश्मीर के अंदर टेरर अटैक करने की, भारत में अलग अलग जगहों पर टेरर अटैक करने की, उसके ऊपर एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो सीधा इनके सारे ख्वाब पूरे करके जिस जिस को 72 हुरों के पास पहुंचना है पहुंचा दे, बहुत जरूरी है। तो कर्नल रैना, मैं इसी से शुरू करना चाहता हूं, क्या कोशिश हो रही है अब जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से रिवाइव करने की? नमस्कार आपको, दर्शकों को धन्यवाद बुलाने के लिए। ये तो ऑनगोइंग चीज़ है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हुई। चाहे 370 था, नहीं था, पाकिस्तान, आईएसआई और जो इनकी तंजीमें बैठी हुई हैं वहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर जो रिक्रूट कर कर के लोगों को भेजती हैं यहाँ पे गुमराह करके, तो वो इनकी कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन क्या हुआ था कि जब गवर्नर रूल लगा 2019 के बाद, आई मीन गवर्नर रूल लगा था तो 2019 हुआ, उसके बाद कंटिन्यू रहा। तो उसमें ये जो इनके कोई भी टेररिस्ट का सिर्फ अंदर आना राइफल लेके या 4 मैगज़ीन लेके वो सफिशिएंट नहीं होता ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसको खाना-पीना, रहना, गाइडेंस, हाइड आउट, दवाइयाँ सब जो है उनका एक नेट होता है जिसको हम कहते हैं ओवरग्राउंड नेट, ओवरग्राउंड वर्कर्स नेट, जिसको हमारे जनरल पांडे साहब व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहते हैं। तो वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, नॉर्मल दुकानदार हो सकता है जिसकी कोई ना उसके पास आपको हथियार मिलेगा, ना उसके पास कोई हो सकता है लिटरेचर भी ना मिले, लेकिन आइडियोलॉजी उसके दिमाग में ऐसे भरी होती है कि वो टेररिस्ट से ज़्यादा खतरनाक है। तो फ़र्क क्या पड़ा कि इलेक्शंस होने से पहले ये सारे ओजीडब्ल्यू नेटवर्क भी काफ़ी दबा दिया गया था जे-एंड-के के अंदर, क्योंकि फोर्सेस को खुली छूट मिली हुई थी, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था। जब इलेक्शंस हुए जिसके बारे में उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि मत करो, तो अभी क्या हुआ है कि सरकार बन गई, एमएलएज़ बन के आए। आपको पता ही है श्रीनगर के कश्मीर बेस्ड जो सरकार है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर अभी हैं, जो भी नहीं हैं और पहले थी, उनके स्टेटमेंट तो आप रोज़ ही देखते हैं कैसे वाहियात किस्म के स्टेटमेंट होते हैं। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि जब ऐसी सरकार बैठ जाए, इवन इफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली के पास है टेक्निकली, मगर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस दिल्ली पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस शुरू से ही होम मिनिस्ट्री के नीचे रही है, उनका एक काम करने का तरीका है, प्रोटोकॉल है, एक कल्चर है। यहाँ जो थानेदार है, जहाँ एक मुंशी बैठा है, क्या वो एक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, एक मिनिस्टर के ऑफिस से आए हुए फ़ोन को इग्नोर कर सकता है जस्ट बिकॉज़ लॉ एंड ऑर्डर इज़ फ्रॉम अंडर दिल्ली? नहीं हो सकता ना। तो हमने पिछले 3 साल, 2 ढाई साल में जब से सरकार बनी है, अ, उससे पहले अटेम्प्ट शुरू हो गई थी इन एंटिसिपेशन, बट जब से सरकार बनी है, इसको 1.5 साल होने लगा मेरे ख्याल से, तब से ओजीडब्ल्यू नेटवर्क दोबारा आ गया और इस बार ओजीडब्ल्यू नेटवर्क में लेडीज़ इन्वॉल्वड हैं। वो पुलिस के लिए, लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ के लिए मामले को और पेचीदा कर देती हैं। आप तो खुद ही इतने जाने-माने वकील हैं, आप समझते हैं कि लेडीज़ के साथ उनको अगर फिज़िकल सर्च की बात आ जाए, ऑन स्पॉट सर्च की बात आ जाए, वही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको पुलिस लेके आनी पड़ती है, महिला पुलिस आने बड़ा पंगा है। तो उसका अरेस्ट करने रिवाइवल में भी है, अगर आप सनसेट के बाद अरेस्ट करें, बहुत सारे हैं, मेडिकल हाँ, एग्जामिनेशन आप के पंगे हैं, बहुत जी, पंगे हैं। थाने में नहीं बुला सकते आप। अ, और आज को पता है आपको कोई अगर आपका सोर्स आपने प्लांट किया, उसके ऊपर मोलेस्टेशन का केस कर देगी, तो सोर्स तो पहले अंदर वो अपनी जान छुड़ाएगा। तो ये कुछ डेमोक्रेसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हम फेस कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू में भी। और ये जो दोबारा जैसे आपने कहा क्यों हो रहा है, ये इसलिए ज़्यादा उभर के आ रहा है कि नेटवर्क जब अंदर बन गया, तो अभी आपको बस बॉर्डर क्रॉस करना है, किसी भी तरीके से। और चाहे आप इधर से ना आएँ, लाइन ऑफ कंट्रोल से ना आएँ, पंजाब से आ जाएँ, वहाँ से नहीं आना, आप नेपाल से घूम के आ जाएँ। हथियार अंदर मौजूद है, सपोर्टर आपके मौजूद हैं, आप ट्रेन्ड हो, चाहे वो एसएसजी वाले हो या पुराने टेररिस्ट हो, जो भी हो, फिर आप तो 26 जनवरी का और 15 अगस्त तो वैसे भी बड़ी सेंसिटिव डेट्स हैं। तो अभी आपने देखा कि इसको तो ये तो ठुक गया, लेकिन इसके जो भाई बंधु बैठे हुए हैं, जो किश्तवाड़ में घेरे में फँसे हुए थे, वो भी यही बातें कर रहे थे कि हमने मौलाना मसूद अज़हर का जो उड़ाया था हमने उनकी बहावलपुर में सेंटर, उसका बदला लेना है। 14 बंदे उसके घर के मरे थे, वो तब रो रहा था उस दिन। तो ये एंटिसिपेटेड है और मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा होता है, तो वो सबको अच्छा लगता है, अपने घर में कोई नहीं करता। लेकिन ये अभी ऐसा इश्यू बन चुका कि फ़ौजें तो लड़ रही हैं, फोर्सेस तो जान मार रही हैं, वो शहीद भी हो रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। अगर इनको थोड़ी-सी भी एक गुंजाइश मिल गई, तो नुकसान सिविल पॉपुलेशन का भी हो सकता है, जिसके लिए हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो आप समझिए कि 99 अटेम्प्ट्स उनकी अनसक्सेसफुल हुई हैं और एक में वो कामयाब हुए हैं। तो हम ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, बड़ा
दर्दनाक होता है जब ये होता है, बट आई थिंक थोड़ी मैच्योरिटी हमें दिखानी चाहिए। नहीं उम्मीद जब करते हैं महादेव कि ऐसा ना हो, कुछ ऐसा ना हो, बट ये डेट्स तो इम्पोर्टेंट है। जी। नहीं जब ये हम ओवर ग्राउंड टेररिस्ट या वाइट कॉलर की बात करते हैं, वाया जम्मू कश्मीर जो दिल्ली के अंदर थे, वो पूरा डॉक्टर नेटवर्क था, पूरा का बिल्कुल। पूरा डॉक्टर नेटवर्क था, फाइनेंशियल नेटवर्क है, मेडिकल प्रोफेशनल्स उसमें घुसे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा डेंजरस एक कॉकटेल बनी जा रहा है, जहां पे महिलाओं का, मैं मेरी जो समझ में पहला पॉइंट मैं मानता हूं, जहां पे शाहीन बाग के अंदर इतना लंबा धरना हो पाया, चक्का जाम हो पाया, रोड्स हो पाई, क्योंकि वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड मीडिया ने दादीज ऑफ शाहीन बाग एंड महिलाओं ऑफ शाहीन बाग किया। और जैसे आपने बोला, पुलिस प्रोटोकॉल्स के अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है इफ दे हैव टू टेक एक्शन ऑन अ फीमेल, स्पेशली आज के कानून के अंदर जो एक जी। पूरा अलग ही दिशा में है कि वुमेन्स वर्ड इज इनफ। अफसर का करियर रुइन, प्राइवेट आदमी की तो अपनी प्रॉब्लम्स है, अफसर के ऊपर केस हो जाए उसका तो करियर रुइन हो जाता है, तो आदमी एक जी। कदम पीछे लेके ही चलता है। बट डू यू थिंक कि ये जो खतरा है, ये ही सबसे बड़ा खतरा है कि अब जो ओवरग्राउंड लोग हैं बाहर आ रहे हैं? इसमें दो तरह से हैं सर। एक तो कि अब उनको मजबूर होकर बाहर आना पड़ रहा है कि आप उतनी इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, सो इन अ सेंस दे आर बीइंग स्मोक्ड आउट, they have to come on the front foot themselves and not just be a behind the scenes supporter। या आपको लग रहा है this is the next degree of radicalization जो ज्यादा डेंजरस देखिए ये एक ना आप इसको अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे टेररिज्म का, तो आपको लगेगा कि ये अपना रंग बदलता है। क्यों रंग बदलता है? कि जिस रंग में ये आता है तो उसको काउंटर करने के लिए फोर्सेस जो हैं उसको उस रंग को के बराबरी कर लेती हैं, उसमें ढल जाती हैं। तो फिर वो दूसरा तरीका उड़ाता है। तो आप ओवरऑल अगर माइक्रोवेव व्यू लेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 71 तक पाकिस्तान ने हमसे जम्मू कश्मीर के ऊपर 3 बार लड़ने की कोशिश की। 47-48 में घुसा, 65 में घुसा, 71 में तो खैर वेस्ट में हुआ था, ईस्ट में हुआ था, बट लड़ाई जम्मू कश्मीर में भी हुई, पंजाब में भी हुई। फिर उसको समझ आ गया मेरी औकात नहीं है, तो उसने प्रॉक्सी वार शुरू कर दी। प्रॉक्सी वार में जब पहले डाले तो कश्मीरी डाले, जेकेएलएफ वाले जो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए। हमें क्या चाहिए? आज़ादी। तो पाकिस्तान कहता तुम्हें आज़ादी ना हिंदुस्तान तो से मिलनी चाहिए पर हमसे नहीं मिल सकती। तो उन्होंने उनको मरवाया, एचएम को ले, हिजबुल मुजाहिदीन को ले आए। हिजबुल मुजाहिदीन वाले सारे लोकल लड़के थे। बड़ा उन्होंने आतंक मचाया भी, मारे भी गए, सब कुछ हुआ। लेकिन वो फिर उनके अपने लोकल लोग वल्नरेबल होते हैं, किसी गर्लफ्रेंड, किसी की बॉयफ्रेंड, कोई कोई कुछ लफड़े ज़मीन के, वो मारे जाने लगे। फिर इसने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद बाहर से पकड़ के लाए। जब उनको ठुकना शुरू हुआ ऑल आउट ऑपरेशन ऑल आउट में, तो इनको समझ आ गई कि अभी लड़ाई के साथ चाहे लश्कर-ए-तैयबा आए, चाहे कुछ आए, नहीं कर सकते। और भारत सरकार ने इतनी डेवलपमेंट कर दी, अरब्स का पैसा लगवाया कश्मीर में, तो वो प्रेशर भी आने शुरू हो गए पाकिस्तान के ऊपर। अगर अरब का पैसा कश्मीर के किसी मॉल में लगता है, तो टेररिस्ट उसको उड़ाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसके मास्टर को तो टाँग दिया जाएगा उल्टा। तो वो इश्यूज़ होते हैं। तो उनको फिर नेक्स्ट दिखा कि इंटरनेट है, तो बुरहान वानी नाम का करैक्टर इन्होंने आज़माया हुआ है, जिसने महा डरपोक कॉवर्ड, जिसके बंदूक से गोली भी नहीं चली मरते हुए, और पैंट भी गीली थी, लेकिन वो इतना सेलिब्रिटी बना, तो इनको वो टेम्पलेट उनके पास है। तो अब उसी को उन्होंने एक और रंग बदला है कि ओके, हम ऐसे डॉक्टर्स खड़े करते हैं जो आरएक्स की जगह आरडीएस लिखेंगे नुस्खे के ऊपर, और ऐसी औरतें खड़ी करती हैं कि अभी महिला ब्रिगेड खड़ी कर देंगे। क्योंकि ये बड़ा, जिसको हम कहते हैं ना, मास्टर स्ट्रोक है। आप अगर किसी फैमिली के अंदर एक लड़के को पकड़ते हो और उसको टेररिस्ट बनाते हो ना, तो वो ठीक है, होता है। अगर उसके घर की आपने माँ पकड़ ली और उसका दिमाग घुमा लिया, तो आप ये मान के चलें कि उसके 6-7 बच्चे, क्योंकि छोटी फैमिलीज़ में बड़ी कम रह गई हैं, इनकी बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। पूरा घर जो है वो पूरी उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा है जिसको जिसको एक्चुअली हमने पहले, ये एक्चुअली मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये हमारे एक स्टेप का काउंटर मारा इस बार। अदरवाइज़ क्या होता है कि टेररिस्ट एक नया स्टेप लेते हैं और हम उसका काउंटर मारते हैं, फिर वो हमने ऑपरेशन माँ चलाया था कश्मीर में। ऑपरेशन माँ में ये क्या था कि माँओं को समझाया गया था कि हम, आपने देखा होगा वीडियो आता है, लाउड स्पीकर पे माँ कह रही है टेररिस्ट फँसा हुआ है कि बेटा सरेंडर कर दे, वो तो अलग बात है। बट एज़ अ कैंपेन चलाया, गाँव-गाँव में रीच आउट हुआ, और उसका रीज़न एक ये भी था कि हमारी लेडी ऑफिसर्स हमारे आनी शुरू हो गई आर्मी में। तो लेडीज़ कुड गो एंड एक सिविल ड्रेस पहन के वो लड़की लेडीज़ के साथ खुले से बात कर सकती थी, जो कि आप और मैं नहीं कर सकते। एक वो भी होता है, जेंडर का इश्यू भी है। तो उसमें क्या हुआ कि हर काफ़ी सारा लोगों ने या तो रास्ता छोड़ दिया, जाके चुपचाप सरेंडर कर लिया। उसी का रिवर्स इन्होंने हमारे ऊपर अभी शुरू कर रखा है कि जहाँ लेडीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेडी मतलब पूरी फैमिली, लेडी मतलब उसका अगर यंग है तो उसका बॉयफ्रेंड। वो आई मीन लेडी का आपको पता है ना, लेडीज़ कैसे काबू कर लेती है अपने आस-पास वालों को, जितना मर्ज़ी हम विक्टिमहुड की बात करें। तो ये बहुत डेंजरस स्टेप है लेडीज़ का आना। ये पढ़े-लिखे, पहले तो यही था कि जी
गरीब हैं, इनको वंचित हैं जी, विक्टिमाइज्ड हैं। अभी तो देखो आप अरबपति लड़के और जिन्होंने 9/11 किया, तो ये एक नया चैलेंज है और मैं इसको ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ। बिकॉज़ हथियार क्या है कि आप हथियार लेके जा रहे हो, आप दिखोगे तो ठुकोगे, नहीं दिखे तो मार लोगे, 10 को मार लोगे। लेकिन अगर अपनी आइडियोलॉजी किसी के दिमाग में वो इंजेक्शन लगा दिया, जिस स्कूल में आप पढ़ा रही हैं, कॉलेज में पढ़ा रही हैं, वहाँ 30 बच्चे बैठे हैं और ये खबरें आप निकल के आ रही हैं कि फलाने स्कूल में हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाएगी, फलाने स्कूल में ये क्रिश्चियन मिशनरी भी ये करते थे पहले कि आप कॉन्वेंट में जाइए तो आप तिलक नहीं लगा सकते, आप धागा नहीं बांध सकते, लेकिन आपको जीसस मैरी की वो करनी पड़ती है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल जो अटैक है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इसको क्योंकि इनविजिबल है। अब आप मेरे से बात करके मेरे मुँह पे तो लिखा नहीं ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप मेरे से बैठते उठते हो और मेरे घर में हथियार है, मेरे पास है, तो आपको पता चल जाता है। तो इट्स मोर डेंजरस, इट्स मोर चैलेंजिंग, बट ऐसे ही है, ये गेम ऐसे खेली जाती है। जी। एक और नया चैलेंज है कर्नल साहब, या पुराना चैलेंज है कि बताया जा रहा है कि उसके पास से यूएस मेड M4 ऑटोमेटिक राइफल मिली और आर्म्स और एम्यूनेशन मिले। तो अब यूएस का बांग्लादेश में तो एक इन्फ्लुएंस है ही रहा है, और वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट आई है, मैं उस पर भी एक बात कमेंट लूंगा आपका। बट ये यूएस वेपन मिलना, इज इट पार फॉर द कोर्स यूजुअल, या एक नया डायमेंशन ऐड हो रहा है इसके अंदर? नहीं, ये 4 साल पहले शुरू हुआ। ये पुंछ में जो अटैक्स हुए थे उसमें M4 राइफल्स देखी गई थी पहली बार। चाइनीज़ एन्क्रिप्टेड रेडियो सेट्स और यूएस की वेपनरी। उसके पहला रीज़न तो ये भी है कि यूएस वाले अपनी जानबूझ के यहाँ पे स्यापा डालने के लिए जब निकले थे, तो वो अफ़गानिस्तान में हथियार छोड़ गए थे। एज़ ए फ़ौजी मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ, अगर आपको कहीं ऐसी सिचुएशन से भागना पड़े जैसे वो भागे, तो भी आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप हथियारों को डिसेबल कर जाओ। अगर एक बड़े हथियार से फायरिंग पिन निकाल दो ना आप, तो वो हथियार ज़ीरो है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन है कि इसको आप किसी लोहार से नहीं बनवा सकते। AK-47 एक ऐसी चीज़ थी, वो खैबर पख्तूनख्वा में बनाते हैं लोग, रेप्लिकाज़। नहीं तो एटलीस्ट आप आग तो लगा सकते हो ना इकट्ठा करके कमरे के अंदर। एक एक स्लैब भी तो लगानी है उड़ाने में। ये जानबूझ के छोड़ा गया था। मैंने उस टाइम भी कहा था, लोग कहते भाग गया ऐसा यूएस से भागा, यस। बट ये जो गंद छोड़ के जा रहा है ना, ये उसकी नज़रें चाइना के ऊपर हैं, उसकी नज़रें ईरान के ऊपर हैं, रशिया के ऊपर है और हमारे ऊपर है। और फिर आपने देखा मॉस्को में ब्लास्ट हुआ, ईरान के अंदर ब्लास्ट हुआ और चाइना वाले अभी परेशान होके बैठे हुए हैं। तो ये पहले वेपन सप्लाई वहाँ से आई, क्योंकि वो वेपन सबसे पहले पहुँचे टीटीपी के पास, जिन्होंने पाकिस्तानी को चेपते हैं खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद वो वेपन नज़र आए M सीरीज़ बलोचों के पास, जो फिर पता चला कि बलोचों ने टीटीपी से खरीदे हैं और टीटीपी और बलोचों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बिकॉज़ टीटीपी इज़ टोटल रिलीजियस फैनेटिज़्म पे बेस्ड है। बलोच स्ट्रगल जो एथनिसिटी बेस्ड है, वो रिलीजन की बात नहीं करते, तो इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है। मगर अब जब इनके टेररिस्ट के हाथ में आए, तो नेचुरली आईएसआई जो है उसके कॉन्टैक्ट्स अफगानों के साथ भी हैं, उनके तालिबान सबके साथ हैं। हालांकि ऊपर से उनकी काफ़ी टेंशन चल रही है, बट अंडरग्राउंड आपको पता है ये बड़ा गंदा वर्ल्ड होता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक स्टेटमेंट देने के लिए, और एंड M सीरीज हथियार सुपीरियर तो हैं, लेटेस्ट है, तो और ये दिखाने के लिए हमारा अमेरिका हमारे पीछे खड़ा है, देखो हम हमको हथियार दे रहा है। एक वो है कि वही हथियार खरीद के या अफगानिस्तान से प्रोक्योर करके, या टीटीपी के बंदे मारे गए, बलोच मारे गए, उनके पास वो हथियार होते हैं, वो आप कर। दूसरा ये है कि पाकिस्तान आर्मी के पास भी M सीरीज वेपन्स हैं, अमेरिका से खरीदे हुए या डोनेशन के, वो भी हो सकते हैं। और बाय द वे अमेरिका कौन सा हमारा दोस्त है? अमेरिका जो रंग दिखा रहा है, तो हमें जैसे हमने कहा बांग्लादेश, तो अगर बांग्लादेश में बैठा है तो उसकी नज़रें हमारे ऊपर ही है ना सैंडविच करने के लिए। एक तरफ ईस्ट में बांग्लादेश, वेस्ट में पाकिस्तान, बीच में फँस गए हम। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। हमारी बॉटम लाइन बड़ी क्लियर है कि हमें ये अच्छी चीज़ें हैं कि सामने आ रही हैं। ये जो एक मुखौटे दोस्ती के हम जफ्फियाँ डाल रहे थे एक दूसरे को और अंदर जड़ें काटने में लगा हुआ था अमेरिका हमारी, वो सामने आ गया तो इट्स ओके। बाकी देखिए जी, मशीन तो मशीन होती है, फ़र्क पड़ता है पीछे इंसान कौन है। बड़े-बड़े एडवांस वेपन लेके लोग आए, जब हमारे पास 10 गन्स होती थी वर्ल्ड वॉर 2 वाली, जब हम 90s में लड़ने कश्मीर में शुरू हुए थे ऑपरेशन, हमारे पास 10 गन होती थी। वो चल गई तो चल गई, हाथ से गिर गई, चल पड़ती थी कई बार, और कई बार ट्रिगर दबा के भी नहीं चलती थी। इनके पास तब भी UMGs और AK-47 थी, हमारे पास नहीं थी। लेकिन फिर एक टाइम आया, फिर हमारे पास वेपन भी आ गया और फिर हमने उन स्ट्रेन के साथ भी इनको चेपा, बिकॉज़ पीछे ट्रिगर कौन दबा रहा है ये भी मैटर करता है। वेपन का सर अपना बट एडवांटेज है। मैं तो आप एज अ प्रोफेशनल पर्सन हु सर्व्ड, आपका व्यू ये है, पर मेरा एज अ ऑब्वियसली नॉन प्रोफेशनल, नॉट इनटू दिस, मुझे लगता है कि क्या ये जो आर्मी में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं जैसा आप बोल रहे हो, बट ये थोड़ा ब्रावडो नहीं है, ओवर स्टेटिंग द केस नहीं है, बिकॉज वेपनरी इज इम्पोर्टेंट। वो हमारे पास नहीं थी तो हम जस्टिफिकेशन दे देते हैं, और ये बहुत ब्रेवरी की बात है कि हम ऐसी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं।
पर ब्रिटेन ने पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर लिया, क्योंकि वो किपलिंग की पोएम थी, किसकी थी, कि इन दी एंड व्हाटएवर हैपेंस वी हैव द मैक्सिमम गन एंड दे डू नॉट। तो पूरा अफ्रीका कवर कर लिया, जितनी मर्जी ब्रेवरी हो, या इंडिया में जो हुआ। तो ये सर, डोंट यू थिंक सो दैट दिस इज व्हाइल इट इज इनक्रेडिबली ब्रेव फॉर एन आर्मी ऑफिसर टू थिंक लाइक दैट, फील लाइक दैट, आप वेपनरी तो पॉलिटिकल डिसीजन है, पैसे तो आप अलॉट कर नहीं रहे, आप चेंज कर नहीं सकते, बट डोंट यू थिंक सो दिस इज ऑल्सो somewhere we are being too kind to the political class if we did not have weaponry, और अगर आज भी कोई weaponry की कमी है, तो that's while brave, it's little too generous to the politicians. देखो, हम जब लड़ाई में जाते हैं ना, तो हम एक्चुअली वी डोंट थिंक ऑफ पॉलिटिशियंस, वी डोंट इवन थिंक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड अस। इनफैक्ट वो फिल्मों में होता है, अदरवाइज अपने घर की भी याद नहीं आती। जब गोली चलती है ना, तो यू आर ओनली फोकस्ड ऑन उसकी सिर दिखी और मैं गोली मारूं, जहाँ मेरा दिख गया तो ठोक देगा, बस ये सिंपल मोमेंट्री होता है। तो आप एज ए पैकेज आप जब उतरते हो लड़ाई में, तो मोटिवेशन कह लीजिए या जोश और वेपनरी का एक पैकेज बनता है। सिर्फ सोफिस्टिकेटेड वेपन हो और जिसको अभी क्रूड लैंग्वेज में कहो कि आपकी फट रही हो, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि जैसे आपने गलवान में देखा कि हमारे यंग जो एक सिख था, इतनी सी कृपान थी उसके पास, वो जो एक सिंबॉलिक कृपान, उसने उसके साथ उनको पकड़ पकड़ के ऐसे छेल छेल के मारा। तो मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हो, एंग्विश होता है। एज ऑफिसर वी आल्सो फील कि यार अनजस्ट है। 62 में लड़ाई करने हाई एल्टीट्यूड में भेज दिया हम लोगों को, बिना पीटी शूज पहना के बर्फ में, है ना, बिना स्लीपिंग बैग के, बिना कोट के, और वो लड़ो चाइनीज के साथ। मतलब वो तो एक बहुत एक्सट्रीम हो गया। लेकिन एटलीस्ट जब मैं फौज मैंने ज्वाइन की लेट 80s में, तो तब ये था कि वी वर ओके, वी वर नॉट वेरी गुड। जैसे आज हम काफ़ी अच्छे हैं, आज तो हम आई थिंक वी हैव मोस्ट ऑफ व्हाट वी वांट। मतलब रोने की आदत तो कोई रोक नहीं सकता, बट हमारा 90% इक्विपमेंट हमारा वैसा है जो हम चाहते हैं। उस टाइम नहीं था, मे बी 50-50 था। तो उसमें फिर क्या होता है कि यू स्टार्ट, कहते हैं ना अभी सुनने में लोगों को बुरा लगेगा कि यू से फ्यू थिंग्स, वो आप अपने आप को भी जोश में डालने के लिए करते हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। मैं ब्रावोडो सर वही बोल रहा हूँ, अपने आप को क्या करोगे, नहीं है वेपनरी तो अपने आप को तो आपको सांत्वना ब्रोवाडो देनी है। ब्रोवाडो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि आप फिर कहते हैं उसको बैंगट कहते हैं पंजाबी में, वो हो गया ब्रोवाडो। यू हैव टू कीप योर स्पिरिट्स अप। आप क्या या करो, नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है या फाइनेंशियल डिसीजन है, इट्स नॉट अ सोल्जर डिसीजन। जो भी लिमिटेशन है, जो आपके हाथ में भी हथियार दिया गया, आपने उससे लड़ना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कारगिल का युद्ध चल रहा था और हमारे पास एसएलआर राइफल्स होती थी, एलएमजीज होती थी और कार्बाइन्स होती थी। तो उसके बीचों बीच हमारे पास, और AK-47 थी थोड़ी बहुत, तब AK-47 आ चुकी थी वैली में, तो काफी यूनिट्स में, काफी परसेंटेज में AK-47 थी। तभी बीच में किसी का एमओडी में दिमाग खड़का और एक इंसास सिस्टम था राइफल्स का, आपने देखा होगा, 5.56 mm की राइफल है, उसके LMG राइफल और कार्बाइन तीनों का एक ही एमुनेशन था। तो इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत अच्छी थी। आपकी राइफल खराब होगी, मेरे पास, मेरे को लग गई, मैं वुंडेड हूँ, तो मेरा हथियार उठा के आप अपना एमुनेशन यूज करके फायर कर सकते हो, सब कुछ था। लेकिन वो बाद में फेलियर निकला। मैंने उस एक पॉडकास्ट में कहा था, लोग हंस रहे थे, उसकी जो मैगजीन थी ना, वो नीलकमल प्लास्टिक ने बनाई थी, प्लास्टिक की मैगजीन थी, नीलकमल प्लास्टिक, जो चेयर कुर्सी बनाता है। लड़ाई के बीच में हमें बोला गया इस वेपन को यूज करो, तो दैट इज अ वर्स्ट टाइम, क्योंकि राइफल हमारा शरीर का अंग होता है। जवान को इशू होता है, वो उसी के साथ रहता है जब तक उसको नया हथियार ना मिले, जब रिटायरमेंट ना जाए। जब हम कमीशन होते हैं, जब यूनिट में जाते हैं, तो हमारे नाम पे वेपन अलॉट हो जाता है, वो हमारा साथी बन जाता है। फिर उसकी सफाई करना, आप जो भी जैसे भी हो, आप उसको बच्चे की तरह रखते हो। लोग कहते हैं बीवी की तरह रखते हैं, मैं कहूँगा गर्लफ्रेंड की तरह रखते हैं। बीवी को तो हम गारंटी ले लेते हैं। अब लड़ाई के बीच में आपने उस पर कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि आप ट्रिगर दबाते हो और थोड़ी सी डिले होती है तो वेपन किधर मारता है, ऊपर होता है। आपकी कई आदत होती है ना, आप कई बार कंधा ज्यादा मार देते हो, एंड सडनली आपको बोला है हथियार चाहिए, ये वाला ले लो जो आपने कभी फायर नहीं किया। तो लॉट ऑफ रिजेंटमेंट, और ऊपर से ऑर्डर भी आ गया, वेपन भी आ गया, लेकिन लड़ाई में लोगों ने अपने पुराने हथियार यूज किए। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि केवल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो नहीं कहूंगा, बट डिसीजन, जो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन, आई डोंट नो कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा होगा, दिस विल बी डिफेंस सेक्रेटरी, DRDO, सारे मिल के हमने राइफल बना ली, लड़ाई लगी है, चलो जी टेस्ट करो। तो ऐसी स्थितियां भी आई हैं हमारे पास, बट यही है कि मनोबल की बात होती है। फिर हम इसको अपने आप को भी लो फील नहीं करना चाहते। ट्रुप्स, अगर हमारा मुंह लटक गया तो ट्रुप्स तो वैसे ही वो आपको ही देखते हैं। तो फिर वो एक धारणा, जैसे मैंने कहा कि मैन बिहाइंड द मशीन, बट मैन बिहाइंड द मशीन इसलिए फेमस हुआ कि WWII में भी उसके बहुत लड़ाइयों में ऐसे हुआ कि आमने सामने आप आ गए, जिसमें आपके एडवर्सरी के पास बेटर वेपनरी थी, और हम अपनी एग्जांपल देखें, हमने आज तक पाकिस्तान से, हमारे पास कभी बेटर वेपन्स नहीं थे, अब छोड़ के 65 में उनके टैंक्स हमसे सुपीरियर थे।
47-48 में उनकी हैवी आर्टिलरी आई हुई थी कश्मीर में, और हमारे पास वो हॉट्जर थे जो घोड़े पे लेके जाते थे। तो आप इमेजिन कीजिए 5.5 इंच का कैलिबर का उनका, और हमारा टुच्ची सी छोटी सी माउंटेन गन। तो हम हमेशा इंफीरियर वेपन से लड़े हैं। उनके पास पहले फाइटर जेट अच्छे आए, हमारे पास नहीं थे। अब जाके अब हम सुपीरियर हैं काफ़ी। तो उन दिनों की बात है कि जब वो बात थी और हम लड़ रहे थे, तो अगर एनालाइज किया गया भाई उसके पास सुपीरियर वेपन था, उसके पास सरप्राइज भी था, उसके पास अपना ग्राउंड था, तो वो हारा क्यों? और हम इंफीरियर थे। तो फिर समझ आता कि भाई मशीन के पीछे जो बंदा था ना, उसने सारा फर्क। तो दैट्स व्हाई इट केम आउट ऑफ एक्सपीरियंस। थोड़ा वो नहीं, भी नहीं है। दैट इज व्हाई कर्नल साहब आई वाज वांटिंग कि मैं भी और दर्शक भी समझें, क्योंकि ये लाइन बहुत फेमस है, मैन बिहाइंड द मशीन। बट जी मशीन इज अ परफॉर्मेंस। मैं गाड़ियों की बात कर लूंगा, गाड़ी की स्पीड जिसकी तेज है, यूजुअली वो गाड़ी जीतेगी रेस के अंदर। येट जी रियल वर्ल्ड प्रेशर सिचुएशन में एक्सपीरियंस कॉन्ट्री भी हुआ, जैसे आपने बताया, हमने कितनी बहादुरी से हमारे सैनिकों ने लड़ा ओवर द इयर्स। सो आई थॉट इट इज गुड टू अंडरस्टैंड दिस लाइन एज अ जनरल थिंग, जी क्वाइट बियॉन्ड फ्रॉम जो हमारी इमीडिएट नीड्स हैं। एंड थैंकफुली अब weaponry is also superior and world class and competes with anybody in the world, sir. सर मैं अब इससे थोड़ा टीटीपी पे आना चाहूंगा। आपने कहा टीटीपी ने और जो प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है पाकिस्तान के लिए, और वो प्रॉब्लम अब बलूचिस्तान की भी बढ़ गई है। बलूचिस्तान की इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर से पहले तो बहुत सुनने में आ रही थी कि वो ट्रेन हाईजैक कर ली, वहां पे जो उनके सैनिक हैं वो कुछ पोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं, 30-40 हजार रुपए की सैलरी पे हैं, जो भी सैलरी पे हैं, एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू गो देयर, स्पेशली क्योंकि ऑफिसर क्लास में एवरीबडी नोज सारे जनरलों की प्रॉपर्टी बाहर है, सबके पास एसेट्स बाहर हैं। तो वो आई डू नॉट नो कितना कॉन्फिडेंस है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल अच्छी आर्मी है इन द सेंस ऑफ एन आर्मी। तो सर ये टीटीपी की प्रॉब्लम और बलूचिस्तान की प्रॉब्लम अगर आप दोनों को बताएं, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक साइड है वो तो पूरा ही अब फायर पे है। जी अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर जब 22 अप्रैल से बीच में जो गैप था, जब तैयारी चल रही थी और एलसी पे फायरिंग स्टार्ट हो गई थी पुंछ वगैरह में, तो काफ़ी सारे जो इनकी जो मजलिस होती हैं पुश्तूनों की, उनका स्टेटमेंट आया था भाई हमारे जवान भारतीय सेना के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम पुश्तून हैं, हम नहीं लड़ेंगे भारत के खिलाफ। और बीएलए उस टाइम चेप रहा था, और इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बीएलए ने बहुत चेपा पाकिस्तानियों को, चलता रहा, वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जफर एक्सप्रेस तो अब मुन्नी भाई का नाम हो गया ना, तो वो तो 3 बार उड़ चुकी, उसके उसके बाद 2 बार उड़ी, 1 बार पहले उड़ गई थी, तो फिर वो खत्म कर दी थी, अब दोबारा स्टार्ट कर दी। लेकिन जो आपका पॉइंट है ना, उसको आप देखें कि अब भी पिछले 1 महीने से बलूचिस्तान शांत सा हो गया है। वहाँ वो मार पिटाई नहीं हो रही उनकी तरफ से, बड़ा एक परसों हुआ है बड़े दिन के बाद। उसका कारण ये है कि उसको, और टीटीपी जो है वो एज़ यूजुअल, क्योंकि वो क्या हो रहा था कि अफ़गानिस्तान और चाइना के बीच में भी थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग बन रही है, बिकॉज़ चाइना को बहुत हर्ट किया गया पाकिस्तान के अंदर। उनके जो सीपैक को तोड़ा गया, वो बलूचियों ने तोड़ा, लेकिन ऊपर उनके डैम वगैरह पे जो इंजीनियर्स को मारा, वो टीटीपी ने मारा। और फिर उन्होंने कोशिश की थी कि सीपैक को पेशावर से ऊपर को लेके, काबुल से लेके ईरान को जोड़ें, तो ईरान अगर ट्रबल में चला गया, तो वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग सी बन रही है। प्लस जैसे वो बात हुई है कि जो इस्लामिक एक फंडामेंटलिज़्म की लहर चली हुई है, जो ईटीएम है या ये आईएसकेपी है, वो अभी चाइना के, उन्होंने चाइनीज़ को मारा है, चाइनीज़ वर्कर को मारा, अफ़गानिस्तान के अंदर से ड्रोन उड़ा के मारा है तज़किस्तान में। तो वहाँ एक कुछ और इश्यू है, तो इसलिए टीटीपी थोड़ा उसने एक्टिविटी कर रखी है, लेकिन चाइनीज़ को भी टारगेट नहीं कर रही फिलहाल, वो दे आर ठोक तो मतलब। सर ये चाइना और टीटीपी के समझौता हो रहा है या अफगानिस्तानी तालिबान का भी हो रहा है कि उस रीजन में नहीं, चाइना, मेरा जो सवाल है, चाइना क्या पाकिस्तान का प्लान बी बना रहा है कि अगर ये फोर्सेस टीटीपी, तालिबान, अफगानिस्तान और राइज कर जाती हैं तो इट इज हैविंग रिलेशनशिप विद देम और सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद देम? क्या चाइना उस दिशा में जा रहा है या क्या करना चाह रहा है वहां पे, क्योंकि जी, पाकिस्तान को चाइनीज़ इससे का प्रॉब्लम होगी? तो फिर पाकिस्तान जाके अमेरिका की गोद में क्यों बैठा हुआ है? अमेरिका की गोद में बैठना मतलब देखिए ना, आपने आपको याद होगा, चलो मैं 2 महीने पीछे ले जाता हूँ आपको, 3 महीने, तब क्या हुआ था कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर काबुल में मिले। उस टाइम उन्होंने डिस्कस डिस्कस कर लिया कि बलोच हमारे काबू नहीं आ रहे, ना पाकिस्तान के काबू है, ना टीटीपी के काबू हैं। तो टीटीपी तो अपनी है। ये सबको छुपी हुई की बात क्या है कि तालिबान, जो अफ़गानिस्तान तालिबान है, वो टीटीपी को कंट्रोल करती है। वो उनका उनका जो क्या कहते हैं वो स्पिरिचुअल लीडर एक ही है, तालिबान वाला। तो तभी डिसाइड हुआ था कि ओके, हम सीपैक को जो बना दिया, हम नीचे ट्रैवल नहीं कर सकते ग्वादर की तरफ, तो हम पेशावर से ऊपर चले जाएँगे, और अनाउंसमेंट भी हुई थी उसके बाद।
कि काबुल के अंदर, काबुल को जा रहा है सीपेक, तो काबुल को कहाँ जाना, काबुल को जा ही रहा था, वहां से कंधार से उन्होंने लेफ्ट मुड़ के चले जाना था ईरान के अंदर। तो नेचुरली जो भी बात हो रही तब और अब भी वो तालिबान अफगान के साथ और चाइनीज के साथ हो रही। टीटीपी के साथ आई डोंट थिंक दैट, बिकॉज टीटीपी को कंट्रोल कर सकते हैं तालिबान अफगान के साथ, लेकिन यहाँ बलोच नहीं। अभी ओवरऑल इशू बलोच क्यों चुप हैं या क्यों इनएक्टिव हैं, उसका समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका आई थिंक इस सदी का, अभी तो 20 साल ही 25 साल हुए हैं सदी में, सबसे डेंजरस स्टेप उठाने वाला है। वो ये कर रहा है कि उसने 1 लाख के आसपास जिहादी, जिसमें ISIS, HTS, ISKP, इन सबको इकट्ठा कर रहा है सीरिया के अंदर। आपने ऑफ लेट वीडियो देखे होंगे कि कुर्दों की लड़कियों की चोटियां काटी हुई। कुर्द फाइटर्स क्या है, कुर्द फाइटर्स लड़ रहे हैं, वो उनकी लड़ाई क्या है कि वो अपना एक कुर्दिस्तान चाहते हैं जो कि आधा इराक, नॉर्थ ईस्टर्न इराक में है और आधा ईरान में आता है, नॉर्थ वेस्ट। तो ईरान का नॉर्थ वेस्ट, इराक का नॉर्थ ईस्ट जहां मिलते हैं वो सारा कुर्दिस्तान है। और कुर्दिस्तान की जो पहली बात हुई थी ना, वो ईरान के अंदर से हुई थी, कुर्दी वहीं पे बना था। अब उसको अमेरिका सपोर्ट करता है, उस मूवमेंट को। ये भी मजे की बात है, कुर्दिस्तान मूवमेंट को अमेरिका सपोर्ट करता है। उधर से टर्की को भी अमेरिका सपोर्ट करता है, नेटो का मेंबर है, और टर्की को यूज करके सीरिया की गवर्नमेंट इन्होंने गिरा दी। टर्की जो है वो कुर्दों से लड़ता है, और अमेरिका कुर्दों की सपोर्ट को प्यार मोहब्बत नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहा है कि जहां पे कुर्दों का कंट्रोल है ना, वहां पे तेल है, वहां पे वो जो अमेरिका वहां से तेल निकालता है, इसलिए उनके 1000 सैनिक वहां पे रहते हैं। अब जब ईरान ने आंखें दिखाई और नेतन्याहू ने खुद ही बोल दिया कि भैया मत करो अटैक, जो हो रहा था 15-16 तारीख को प्लान था, नहीं हुआ ना 14 जनवरी वाला। क्यों नहीं हुआ? एक तो उनका प्रोटेस्ट फेल हो गया, दूसरे से वो प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या किया था, कुर्दों को ही भेजा था ईरान के अंदर घुस जाओ, बलोचों को बोला तुम बलूचिस्तान से घुस जाओ ईरान के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान का एक हिस्सा ईरान के अंदर भी है। तो इन्होंने वो प्रोटेस्ट जो करवाना था, फिर इन लोगों ने जाके प्रोटेस्टर्स को खुद मारा। इन लोगों ने प्रोटेस्टर के वेश में प्रोटेस्टर को मारा। वो वीडियोस ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाए, इसके बारे में हमने बात की थी। तो पता चल गया ये प्रोटेस्ट जो है सारा ड्रामा है, इंटरनेट बंद किया, स्टारलिंक बंद किया, वो ठुस हो गया। उसके बाद नेतन्याहू ने कहा, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने, कि मत कर, बिकॉज इसको खुमैनी को हिट करने की कोशिश करोगे तो खुमैनी और करे ना करे, वो जाते जाते वो इजराइल का पत्ता साफ कर देगा। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? स्टारलिंक पे तो सर मैं एक बार ऐड करना चाहूंगा, उल्टा रिवर्स बाद में खबर आई कि रशियंस ने या चाइनीज ने, सोर्स को नहीं है, कि स्टारलिंक को हैक कर चुके थे, और जो ट्रांसमिट कर रहे थे उल्टा वो उन तक पहुंच पाए। देखो ट्रेस कहां से स्टारलिंक को आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तभी स्टारलिंक की चर्चा एकदम से गायब हो गई। कि जो स्टारलिंक बताया जा रहा था कि भैया गवर्नमेंट्स को इन अ सेंस ओवरटेक कर देगा, उनकी एबिलिटी टू ब्लॉक कम्युनिकेशन, वो बोल रहे हैं उसी से उन्होंने कई हाइडआउट्स निकाल दिए। अब कितना सच्चा है झूठा नहीं पता, नहीं बट सर, ये काफी ऐसा खबरें आ रही हैं। 40,000 टर्मिनल्स डिटेक्ट किए उन्होंने, 40,000। आप देखो कितनी इन्वेस्टमेंट करती है सरकारें दूसरों को गिराने के लिए। तो एक बात तो क्लियर है कि जब तक खुमैनी वहां पे है ना, तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उससे पंगा लेने की। तो इनको किसी भी तरीके से रजीम चेंज करवानी है। तो दूसरा ऑप्शन जो अभी अमेरिका ने चुना वो ये है कि सीरिया के अंदर जेलों में, कुर्दों के पास जेलों में थे ISI के जिहादी जेलों में, उन सबको निकाल दिया, रिलीज कर दिया। 1 लाख जिहादी इकट्ठा कर रहे हैं सीरिया के अंदर। वो 1 लाख जिहादी जो है वहां से निकलेंगे और वो पहले घुसेंगे इराक में। क्यों घुसेंगे? रास्ते में आता है। और दूसरा, इराक में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें प्रो ईरानियन जो सेगमेंट है शियाज का, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। उनको चेपेंगे, फिर ये घुसेंगे ईरान में। तो ईरान के वेस्ट से आ रहे हैं 1 लाख लगभग जिहादी, ईरान के ईस्ट से घुस रहे हैं बलूचिस्तान वाले। अब ये अमेरिका बलोचों से बातें करेगा, अमेरिका बलोचों के साथ माइनिंग के राइट्स भी डिस्कस करेगा, पाकिस्तान को साइड पे रख के। ये बात हमने तब की थी, तब मैं आपके चैनल पे नहीं आता था, लेकिन जब ये हुआ था ना ईरान का 12 जून को पिछली बार जब अटैक हुए थे, तब ये डिस्कशन हुई थी आदि के चैनल पे कि भाई अमेरिका को अगर ये रेयर अर्थ डील करनी है पाकिस्तान से, जब उसने मुनीर को अपनी गोद में बिठाया, तो भाई मुनीर से क्यों बात कर रहा है? बिकॉज जब तक वहाँ पे बलोच फाइटर्स हैं, वो आपको वहां से कुछ लेके जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान को लेने दिया, चाइनीज को लेने नहीं दिया, तो अमेरिका को क्यों लेने देगा? तो हमारा ये मत था कि अमेरिका शुड स्पीक टू BLA, और उनको बोलना चाहिए भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तुम्हारी गैस और मिनरल्स निकालता है और तुम्हें कुछ नहीं देता, तो हम निकालेंगे, हम आपको वट एवर 40% 50% देंगे, और 5-10% हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे देंगे। और इन फाटा सेंस जो उनका 50s में सऊदी अरेबिया से पैक्ट था,
जो इफेक्टिवली, मैं जे पॉल गेटी की एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, जो उस समय द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड था, कि उसने किस तरह सऊदी अरेबिया में यही डील करी कि इतना इतना पैसा देंगे, मोनार्की उस समय स्टैब्लिश हो रही थी, तो बिल्कुल, बलूचिस्तानी के साथ वो उनके मॉडल तो उनके पास पड़ा हुआ 50s का, वही वो पड़ा मॉडल हुआ था। को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो और पाकिस्तान के पास भी एक मॉडल पड़ा हुआ था फाटा का। जब फाटा जो है उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिट नहीं चलती थी, तो वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान के अंडर नहीं था। तो बलूचिस्तान को भी फाटा बना सकते थे। इन दोनों के पास अपने-अपने मॉडल थे। तो हम ये कह रहे थे अगर ये कर ले तो अमेरिका बैठेगा बलूचिस्तान के साथ और वहाँ पे वो हॉर्मुज़ के मुँह के ऊपर, पर्शियन गल्फ के मुँह को बंद कर सकता है। फिर उसका पूरा कंट्रोल आ गया ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर, कुवैत के तेल के ऊपर। पर वो समझौता हुआ नहीं और हो क्या गया, मुनीर के साथ पैचअप हुआ तो हम लोग हैरान हुए थे। पर अब मुझे लग रहा है कि वो मुनीर को उन्होंने हड्डी जो दिखाई, वो दिखाई अंदर इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है बलूचिस्तान वालों के साथ कि तुम अभी ईरान के ईस्टर्न हिस्से में गदर मचाओ। वेस्ट से हम 1 लाख जिहादी घुसेड़ रहे हैं और नॉर्थ से अज़रबैजान के से अज़र वाले जो अज़र ओरिजिन के बंदे हैं वो आएँगे। तो मैं इसको सबसे खतरनाक स्टेप इसलिए कह रहा हूँ कि जब अब ऐसे वाला regime चेंज कराओगे, पहले तो ईरान बख्शेगा नहीं, क्योंकि उसके पास डर्टी बॉम्ब है, सबको पता है। वो यूरेनियम और रशिया ने उसको बड़ी सपोर्ट की है, चाइना ने बड़ा कुछ किया है। जैसे आपने कहा स्टारलिंक जो उन्हीं ने ब्लॉक किया है, तो वो पहले तो वहाँ पे एक वेस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्री जिसमें कतर, सऊदी अरेबिया, इज़राइल, अ, हो सकता है जॉर्डन, ये ठुक जाएँगे। क्योंकि डर्टी बम गिर गया ना, इनकी सिटीज़ हैं, बाकी डेज़र्ट है, तो वहाँ बहुत नुकसान होगा। और उसके बाद अब तो उसने 12,000 किलोमीटर की मिसाइल भी टेस्ट कर ली, कहता मैं तो अमेरिका को भी मारूँगा। खैर अमेरिका तो प्रोटेक्ट कर लेगा, बट उनके जो अड्डे हैं, वेस्ट एशिया में हर कंट्री, बहरीन में सबसे बड़ा मिलिट्री अड्डा, कतर में सबसे बड़ा एयर बेस, उन पे पंगा पड़ेगा। वो सब होने के बाद फाइनली अगर ये जीत जाते हैं जो जिहादी, तो आपको क्या लगता है कि ईरान इन में रेजीम चेंज होगी? ईरान टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। बिकॉज़ ये जो लोग इकट्ठे कर रहे हैं ना ये, इनकी आपस में बनती नहीं है। बलोच जो हैं वो रिलिजियस नहीं है, वो एथनिसिटी के लिए लड़ रहे हैं। वो आईएस के जो जिहादी माइंड वाले लोग हैं, जो गर्दन काटते हैं, लड़कियों को मोलेस्ट करते हैं, उनके साथ उनकी नहीं बनती। जो अज़र ऊपर से आ रहे हैं, उनकी अपनी कहानी है, जो पर्शियन अंदर बैठे हैं, उनकी अपनी कहानी है। तो होगा क्या? ईरान टूट जाएगा और अगर ईरान टूट गया, तो उसका सेक आएगा सीधा ईस्ट की तरफ, हमारी तरफ। और हमारी तरफ क्या आएगा मतलब पाकिस्तान तो है या नहीं है बराबर है, वो हमारे दरवाज़े पे आकर रुकेगा। तो मेरे को अगर ये इनकी सक्सेस हो जाती है, जो मुझे डाउटफुल है, क्योंकि जिहादियों को निपटने की औकात है। 1 लाख इकट्ठा करेगा तो उनके पास 1.5 लाख आईआरजीसी है ईरान के पास। 1 लाख उनके पास अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हैं और उसके पास इराक, सीरिया और इराक के अंदर बहुत सारे शिया पॉपुलेशन है जो कि ईरान के फ़ेवर में है। जो अलवाइत हैं जो सीरिया वाले, वो भी ईरान के फ़ेवर में हैं और सऊदी के जितने भी कुएँ हैं तेल के, उन इलाकों में सऊदी अरब के अंदर भी शिया हैं। तो यहाँ बड़ा एक गदर मच जाएगा, तो ये कंट्रोल कर लेगा। अगर नहीं कर पाया, तो ऐसा दिखेगा आपको कि मेबी अगले साल, 2 साल के बाद हमारे बॉर्डर के ऊपर दुनिया भर के जिहादी, आईएस, आईएसकेपी, एचटीएस, नाम लो आप, बाकी तो हैं ही हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये तो हैं ही हैं। पता चला ये सारे हमारे बॉर्डर के ऊपर आके बैठ गए और हमारे लिए परेशानियाँ खड़ी करेंगे। ये पर नहीं कि हमारे आप यहाँ जीत लेंगे। नहीं नहीं सर, पर जो आप बात कर रहे हैं दैट इज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, कि दैट्स व्हाट। ईरान की बाल्कनाइजेशन से, और यूएस का मुझे लगता है हर जगह बाल्कनाइजेशन का ही प्लान होता है, परमानेंट प्लान होता है, सारे देश लड़ते रहें, कोई आर्टिफिशियल देश बने, हमें दोनों साइड आर्म्स लें, दोनों साइड हमसे समझौता करें, वी आर द बिग डैडी। तो उसको तो क्योस में फायदा है, क्योंकि उसका जी, कॉन्टिनेंट ही अलग है, तो क्योस उसके बॉर्डर पे तो आता नहीं है। जैसे आपने बोला वहां पे गंद मचेगा तो भारत तक आएगा। पर बलूचिस्तान का अगर हम इसको मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि द मिनट ईरान कोलैप्सेस, डज नॉट बलूचिस्तान बिकम ऑलमोस्ट इनएविटेबल, क्योंकि जो ईरान का हिस्सा है बलूचिस्तान का, वो एक तरह से अफगानिस्तान हो गया, छोटा अफगानिस्तान हो गया, एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया, ट्राइबल रिलेशनशिप सेम है इस बॉर्डर के। तो वो और यूएस को भी इंटरेस्ट है कि एक बड़े लैंड मास को वो पाकिस्तान से बाहर लेके एक तरह कंट्रोल कर ले। चाइना इज फीलिंग इन अ सेंस, जो आप बोल रहे हैं उस एनालिसिस के हिसाब से, लेट डाउन, कि भाई पाकिस्तान जाके यूएस की गोद में बैठ गया, बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो हमारी थी, तो चाइना को सपोर्ट करने ऐसा ग्रेट तो आएगा नहीं। तो डजंट दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर बिफोर इट रीचेस इंडियन बॉर्डर मीन ऑलमोस्ट मीन एन इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान? ऑफ कोर्स जो अगर डील भी हुई होगी ना, अमेरिकन ने अगर उनको बोला कि तुम घुसो यहाँ से, तो वो बलूचिस्तान की डील हो रखी है। और बलूचिस्तान अमेरिका के लिए बहुत लॉन्ग रन में फ़ायदे की चीज़ है, बिकॉज़ एक तो अभी ईरान को तोड़ेंगे, फिर इनके अंदर मिनरल वेल्थ है, गोल्ड है, कॉपर है, गैस है। और
बलूचिस्तान पे बैठ के अमेरिका जो है वो फ्यूचर टूटे फूटे ईरान के ऊपर, फ्यूचर अफगानिस्तान के ऊपर और फ्यूचर चाइना और हमारे के ऊपर सबके नजर रख सकता है बिना पाकिस्तान को एंटर किए। बट मेरी वरी ये है कि जहां जहां अमेरिका गया वो देश का सत्यानाश हो गया। तो मेरे आपके माध्यम से मैं बलोचो भाइयों को बोलता हूँ कि यार थोड़ा सब्र कर लो। आज आज़ादी नहीं मिली तो 2 साल बाद लेना। अमेरिका के कंधे पे चढ़ के मत करना, वो ऐसे उठा के पटकेगा तुम लोगों को कि आज तुम पाकिस्तानियों को रो रहे हो ना कि तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, अमेरिका जो तुम लोगों के साथ करेगा वो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो अमेरिका सामने नहीं आएगा, वो जिहादियों के थ्रू कराएगा। क्योंकि जब आप ये कहोगे अमेरिका को कि अब हम आज़ाद हो गए, अब हमारे से एग्रीमेंट साइन करो, 40% रॉयल्टी हमें दो, बाकी आप ले जाओ, तो बोले तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम ISIS को डालते हैं अंदर, हम क्यों दें रॉयल्टी। यही इन्होंने सीरिया में किया था। अगर आप ISIS की जो खड़े होने की हिस्ट्री देखेंगे, अमेरिका ने खुद खड़ा किया, इनसे तेल खरीदा, अमेरिकन सोल्जर्स की गर्दन काट रहा है ISIS तेल सप्लाई कर रहा है अमेरिका को चोरी करके सीरिया से। तो ये जहां भी जाते हैं वहां पे उस देश का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो मैं ओनली बलूचिस्तान की फ्रीडम तो पॉसिबल है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म में भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी सर मैं पाकिस्तान पे एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ बिफोर आई आस्क अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑन बांग्लादेश। आपने बोला आसिम मुनीर बीच में दोस्ती लग रही थी, तो आप भी एनालाइज कर रहे थे कि भाई क्या हो गया दोस्ती का। बट क्या ये दोस्ती है आसिम मुनीर के लिए भारी पड़ रही है? मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ, वो एक पाकिस्तान में नजमा सेठी बात कर रहा है और कहता है कि बोर्ड ऑफ पीस हमारे गले का फंदा बनने वाला है, क्योंकि कल बोर्ड ऑफ पीस ने इसराइल के इशारे पे हमास पे एक्शन करना हुआ तो हमारे यहाँ पे एक जिहादी लॉबी, ही डिड नॉट यूज द वर्ड, आई एम जस्ट एक्स्ट्रापोलेटिंग इट, कि जो जिहादी लॉबी है वो तो एकदम बवाल काट देगी अगर आप बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने। तो उस पीस की एक पीस कीपिंग फोर्स होनी पड़ेगी, वो पीस कीपिंग फोर्स ऑब्वियसली इसराइल के इशारे पे चलेगी, इसराइल के इशारे पे चलेगी तो फिर गाजा वाली पूरा होगा। तो क्या ये एक बहुत बड़ा ट्रैप बन गया है? और मना करने की आसिफ मुनीर की ऑब्वियसली औकात नहीं है यूएस को। तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट इन पाकिस्तान? टूटने के और करीब जा रहा है पाकिस्तान। ऑलरेडी उनके लीडरशिप जो सिविल लीडरशिप है गलियों में घूमने वाली, पार्लियामेंटेरियन भी हैं उसमें कुछ शामिल, वो बोलना शुरू कर चुके हैं। मौलवी मुल्लों को आसिम मुनीर ने अपने पास बिठा के उनको अच्छा मटन मटन खिलाया, खुश किया, लेकिन जितने वो आए उन्होंने कहा कि वो हम अपने पैलेस्टीनियन भाइयों को जाएंगे, बड़ा प्रचार किया उन्होंने बाद में, वहाँ पाकिस्तानी जाएंगे, हम वहाँ उनको बचाएंगे। उनसे डबल नंबर में या ट्रिपल नंबर में मुल्लों ने आगे बोला कि तुम दगा दे रहे हो, तुम उम्मा के खिलाफ जा रहे हो और आप एक झूठ के नीचे काम करोगे। जैसे आपने कहा कि एक बार अफगानिस्तान पहुंच गए, इसराइल पहुंच गए, तो हु इज गोइंग टू कंट्रोल यू? UN तो है नहीं। पीस बोर्ड में कौन? पीस बोर्ड में अगर कल UK साइन करता तो उसकी औकात है वहां के पाकिस्तानियों को कंट्रोल करे? पाकिस्तानियों को गाजा के अंदर इजरायली कंट्रोल करेंगे और वही होगा कि एक दिन मुसलमान मुसलमान को मारेगा, लड़ाई लगेगी। और आई थिंक वो नेतन्याहू का बड़ा अच्छा प्लान है, इसलिए उसने पहले बोल दिया था कि मुझे टर्की नहीं चाहिए। अदरवाइज लॉजिकली नियरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी जो उनके नेबरहुड में वो टर्की की है, और टर्की से मिलकर इन्होंने सीरिया कैप्चर किया, बाद में इनकी आपस में खुंदक शुरू होगी। तो टर्की इसलिए इसने मना किया कि टर्की के ऊपर इसराइल वो दादागिरी नहीं कर सकता था, बिकॉज टर्की इज ऑल्सो पावरफुल और नेक्स्ट डोर है। पाकिस्तान तो जब तक इनके जहाज वहां से उठ के इसराइल पहुंच जाए, रास्ते में गिर जाएंगे, इनके पास तो इतना डीजल पेट्रोल ही नहीं है जहाजों में भरने के लिए, ना इनकी जहाजों की कैपेसिटी है उड़ के जाने की। तो मैं ये कहूंगा ये कदम इनकी टूटने की तरफ है और औकात इसकी है नहीं। इसने उतना कहते ना इतना बाइट कर लिया मुनीर ने कि उसको च्यू नहीं कर पा रहा। आप देख रहे थे अभी कल फोटो दावोस से जो फोटो वीडियोज आ रहे हैं, उसमें उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है कोर्ट के अंदर, जिसको स्विट्जरलैंड के अंदर खतरा है। बाकी तो आप खुद ध्यान लगा सोच लीजिए फिर, या तो उसने वो टाइगर जिंदा आई है सॉ मूवी दैट देखी होगी। फोटो, मेरे ख्याल से आपसे डिस्कस भी की थी, अपने आर्मी ऑफिसर्स को बात कर रहा है बुलेट प्रूफ ग्लास पहन के। हाँ, दैट इज योर आर्मी ऑफिसर्स, यू कोर आर नॉट कमांडर्स। टॉकिंग टू हाँ, कोर कोर कमांडर्स। कमांडर्स। चलो वो तो चलो जिहादी है ना उनको। अब स्विट्जरलैंड में एक ही खतरा उसको है, वो है कि वहाँ टाइगर जिंदा में सलमान खान और कैटरीना कैफ को दिखाया था स्विट्जरलैंड में रहते हैं, तो शायद उसको खतरा हो। और तो मुझे स्विट्जरलैंड के अंदर उससे तो खतरा नहीं है सर, उस मूवी के हिसाब से तो वो दोनों मिलके बचाते हैं इसको, धुरंधर टाइप ना कोई हो जाए। अननोन ना हो जाए, धुरंधर से खतरा हो एब्सोल्युटली, जाएगा। उसमें तो वो दोनों एब्सोल्युटली। बिठा के मिलके प्लान बनाते कि कोई इंडियन जनरल था, वो मारना चाह रहा था और उन दोनों ने रोमांस करते करते उसको बचा के निकल गए। या इनको ट्रू। धुरंधर से ना है प्रॉब्लम। सर मैं लास्ट क्वेश्चन बांग्लादेश में करता हूँ, क्योंकि वहां पे यूएस की और वॉशिंगटन पोस्ट कोई भारत का शुभचिंतक तो है नहीं है, इनफैक्ट एंटी इंडिया ही न्यूज छापता है। उसने एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट छापी कि यूएस डिप्लोमेट्स जो वहां पे हैं एनालाइज कर रहे हैं इलेक्शन का, वो पा रहे हैं कि जमात बहुत बड़ी संख्या में चुनाव में अच्छा, मतलब मे नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट मे बी फॉर्म्ड बाय द अदर पार्टी,
बट वो बहुत मैसिव वोट ले रही है और यूएस डिप्लोमेट्स उससे बात कर रहे हैं, उसको ऑन बोर्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी जो भी आइडियोलॉजी हो पर बांग्लादेश में हमारे लिए यूजफुल है। तो मोहम्मद यूनुस के बाद यूएस का तो परमानेंट वहां पे स्टेशन बन चुका है, इन द सेंस वेरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वाला स्टेशन बन चुका है। तो हाउ डू यू सी दिस थ्रेट प्लेइंग आउट फॉर इंडिया? क्योंकि पाकिस्तान बनेगा ईस्ट पाकिस्तान, तो सॉरी बांग्लादेश बनेगा ईस्ट पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल से लगभग हो ही चुका है। तो जी। ये इंडिया के लिए, और इंडिया के पास आप भी कह रहे थे कि चुनाव तक नहीं कुछ करना चाहिए, चुनाव तक चीजें ये है मोहम्मद यूनुस बैठ जाएगा, बट क्या चुनाव अब होने ही वाला है, उसके बाद इंडिया नीड्स टू रीथिंक और डू समथिंग अबाउट बांग्लादेश प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स इवन बिगर? इंडिया इज ऑलरेडी थिंकिंग। वो तो देखिए, ये तो उसको आप कोई एक्शन पेंड कर सकते हो, पर आप सोच पेंड नहीं कर सकते, तो वो इवॉल्विंग सिचुएशन को आप स्टडी करते हो। ऑफ कोर्स जिहादी जो हैं, चाहे वो आई मीन अगर आप जमायत की बात करते हो तो वो एक जिहादी एलिमेंट है, और पाकिस्तान में भी है, हमारे भी है, और बांग्लादेश में भी, और एक स्पेशल ब्रांच की कश्मीर में भी है जो बैंड है। जमातियों से, जिहादियों से तो वो वेस्ट हमेशा डील करता रहा है, उन्होंने हमेशा टूल का यूज़ किया है इनको। मुसलमान, अगर मुसलमान, एक कहावत है ना, मुसलमान मुसलमान को मारते हैं दुनिया में, उनको मरवाता कौन है? यही मरवाते हैं वेस्ट वाले। तो उनको लगता है बड़ा अच्छा, तो आपने बिल्कुल सही कहा, जमायतीज़ में अगर हो सकता है लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, या फिर सेकंड तो कंफर्म है बीएनपी के बाद, क्योंकि अवामी लीग लड़ नहीं रही। अब ये जो शेख इसका बेटा आया है जिया का, जो अभी जिसका फोरनर बताया जा रहा है, हो सकता है कि वो बीच में प्राइम से आए मिनिस्टर हो, बने, हाँ। और यूनुस साहब उठ के प्रेसिडेंट बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब उसको ये कॉल लेनी पड़ेगी। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बांग्लादेश को सीधा करने के लिए और उनके अमेरिका के प्यार मोहब्बत से निकालने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, या तो ईरान में कुछ हो जाए और ईरान में अमेरिका की पिटाई हो, विच इज़ लाइकली, इसलिए वो मिलिट्री एक्शन नहीं ले रहा, और या फिर हम पाकिस्तान को चेप दें बिफोर अमेरिका कम्स इनटू पाकिस्तान, ईरान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब अमेरिका ईरान की लड़ाई करने के लिए आएगा ना, उस दिन पाकिस्तान हमसे फिर पंगा लेगा कि अब मेरे को मार के दिखा। जैसे नहीं होता वो गली में बड़े कुत्ते के साथ छोटा कुत्ता बड़े दूसरे पे भौंकता है, अब आ मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि आप उस हवाई अड्डे पे अटैक नहीं करोगे ना जहाँ पे अमेरिकन जहाज खड़े हैं। ये समझने वाली बात है कि सर इसलिए सेम वो हम अफगानिस्तान वाली सिचुएशन हो जाएगी, दैट पाकिस्तान बिकम्स वाइटल फॉर यूएस इन अफगानिस्तान, जैसे हुआ था 80s की बात कर रहा हूं मैं, 80s के अंदर, और फिर किस तरह लेट 80s तक यहाँ पे टेररिज्म की एक नई वेव आनी शुरू हो गई, तो वो इट इज बिकमिंग दैट सिचुएशन अगेन देन। नहीं, वो मतलब तो हमेशा से पाकिस्तान हमेशा वाइटल है, यूएस शुरू से रहा वाइटल फॉर यूएसए। मैं तो एक मोमेंटरी की बात कर रहा हूँ कि अगर ईरान में कल को मिलिट्री एक्शन स्टार्ट होता है, तो अमेरिका ईरान को कहाँ से ठोक सकता है? जियोग्राफिकली एक ही देश है जहाँ अमेरिका लैंड कर सकता है, वो पाकिस्तान। फिर समुंदर है, इसराइल इज टू फार, सऊदी एंड जॉर्डन और इराक वाले अपनी ज़मीन के अंदर से आपको कुछ नहीं करने देंगे, कोई नहीं करने देता। तो आप या तो नेवी से फायर करोगे, या आप यहाँ से सॉर्टिज करोगे। आपको इंटेलिजेंस सॉर्टी, सर्विलेंस सॉर्टी करनी है तो पाकिस्तान से उड़ेगी। जब वो जहाज और एसेट्स पाकिस्तान के अंदर खड़े होंगे उनके टारमैक पे, उस टारमैक पे ऊपर हम चाह कर भी फायर नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों फालतू में पंगे लेने, किस लिए बिना मतलब के। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो विंडो है ना पाकिस्तान के साथ, सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर की जो कल्मिनेशन फेज जो पेंडिंग है, वो जल्दी क्लोज हो रही है। और अगर क्लोज हो रही है तो इसका मतलब है कि बड़े हो सकता है बड़ी जल्दी पाकिस्तान की पिटाई हो। जिस दिन पाकिस्तान की पिटाई होगी ना, तो बांग्लादेश को बड़ा क्लियर मैसेज चला जाएगा कि पाकिस्तान तो शुरू से अमेरिका की गोद में बैठा रहा है, बांग्लादेश तो कल पैदा हुआ है। तो अगर हम उसको पीट सकते हैं, तो हम इनका भी बेड़ा गर्क कर सकते हैं। और आप एक चीज़ और नोट करिए, बांग्लादेश में सीएए के खिलाफ हम जो करें ना करें, चाइनीज़ इंटेलिजेंस भी बहुत एक्टिव है। जितने उनके 50-60 लोग मारे गए हैं वहाँ पे, जिसमें 14 की 15 अमेरिकन हैं, बांग्लादेश के अंदर। मारे कैसे गए हैं? कोई स्विमिंग पूल में डूबा हुआ मिला, कोई जो कोई बाथरूम में गिरा हुआ मिला। तो यह वहाँ पे कहते हैं ना, छोटी सी जियोग्राफी में बहुत बड़े गेम खेली जा रही है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं उसके अंदर। तो मुझे बांग्लादेश की ओवरऑल इतनी चिंता होती नहीं है, भी नहीं। मुझे इशू है कि हमने पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है। इसको ठोक दें, तोड़ दें, इनकी इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगी, तो बांग्लादेश अपने आप, इट विल टेक टाइम। क्योंकि मिलिटरली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो, और अमेरिका को अड्डा देके भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उस बात पे आएगी तो फिर देखिए, अगर अगर अमेरिकन अड्डे यहाँ पे बनाने लगे, बड़ा मिलिट्री बेस बनने की अगर कोशिश होगी, तो फिर चाइना भी कूदेगा। बिकॉज चाइना को डायरेक्ट थ्रेट है, मलक्का स्टेट तो फिर गई, उसकी शिपिंग लाइन बंद होगी। सी पैक इधर से बंद हो गया, बर्मा वाला आपने बंद करा दिया। आर्कटिक में पंगा लेने के लिए आप ग्रीनलैंड लेने के चक्कर में घूम रहे हो। तो चाइना ने तेल कहाँ से लेना है? ईरान को आपने बंद कर दिया, तो एक रशिया उसके पास बचा, 2 पाइपलाइन।
जो वल्नरेबल है। अगर ये यूक्रेन की पाइपलाइन उड़ा सकते हैं, यूक्रेन वॉर में गैस की वो यूरोप को जाते हुए, तो इसको हाँ, उड़ाने में कितना हाँ, टाइम लगेगा? तो फिर तो एक रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो चाइनीज फिलॉसफी में बड़ा क्लियर है कि अगर उसकी मलाइका स्ट्रेट के ऊपर अगर थ्रेट आई, तो वो न्यूक फायर करने से बाज नहीं आएगा, पीछे नहीं हटेगा। तो फिर फिर तो उसके यहाँ लिए वो गेम क्यूबा हो जाएगा बेसिकली। आप उसको फिर क्यूबा से पैरेलल करेंगे, जो सोवियत और यूएस के लिए हो गया था कि भाई यहाँ पे आओगे तो यूएस को करना ही था, जो बजाय न्यूक्लियर होना हो। बिल्कुल, क्या कर, अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचती ना, आप उसको एनर्जी स्टाव कर दो, वो क्या करे? तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस लेवल की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनने वाली है बांग्लादेश में। ये जो प्रॉक्सी वॉर वाली, एक दूसरे को तंग करना, इधर घुसेड़ दिया, कोई बर्मा को कुछ कर दिया, वो चलता रहेगा। उसको हम हैंडल कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। मेन जो कैंसर है ना वेस्ट में, पाकिस्तान, ये नहीं कि उसको पाकिस्तान को ठोकने के बाद सब ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम विल रिमेन, बट फंडिंग में फर्क पड़ जाएगा, इंस्पिरेशन में। जब मार पड़ती है तो फिर इधर वालों को, जो हमारे घर के अंदर पाकिस्तानी है, उनको भी अक्ल आएगी कि भाई आका तो ठुक गया तुम्हारे, तो तुम कितना सर्वाइव करोगे। एक दूसरे को देखते हैं ना, इनका उम्मा का चुम्मा जो होता है वो देख देख के होता है ना एक दूसरे को, कि देखो वो क्या कर रहा है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि मैं अभी कश्मीर के संदर्भ में भारत के साथ थोड़ा अग्रेसिव हो जाऊंगा, तो ये बड़े खुश होते हैं लोग, आज तो आ गया स्टेटमेंट बस। तो वो चीजें काबू में आ जाएंगी। सर हिस्टोरिकली बाकी वी लेट्स हैव सी। मिस्ड सर हिस्टोरिकली वी हैव मिस्ड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो कहते हैं जब पाकिस्तान न्यूक्लियर हो रहा था तब ऑप्शंस थी कुछ करने की। जब पाकिस्तान को, जब 70s में यूएसएसआर कह रहा था तब कुछ ऑप्शंस थी करने की। आई होप अगर ये अपॉर्चुनिटी जिस तरह आप कह रहे हैं, और यूएस के वहां पे, यहाँ पे भी तो जो नूर खान एयरबेस में एकदम से यूएस का जब एंगल आया तभी तो स्टेटमेंट्स पलटी जेडी वैंस की सबकी। और अगर यूएस की प्रेजेंस वहां बहुत ज्यादा बढ़ती है तो यस इट विल बिकम डिफिकल्ट टू हिट पाकिस्तान वेरी स्ट्रांगली। तो ये जो आप विंडो बता रहे हैं, नैरो विंडो, आई होप हम उसको यूज कर लें ढंग से, नहीं तो अगेन इट विल गो बैक इन हिस्ट्री एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। मिस्ड। जी बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। जय हिंद सर। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।